आपका धन्यवाद जो आज आप यहाँ एक शॉर्ट नोटिस में इस प्रेस वार्ता के लिए आए हैं और विलंब के लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं हम। बंधुगण, विलंब इसलिए हुआ क्योंकि गोवा में जो अभी गोवा जिला परिषद के गोवा जिला पंचायत के जो काउंटिंग चल रही थी उसे हम ऑब्जर्व कर रहे थे और लगभग अब नतीजे निकल चुके हैं। आपको लग रहा होगा गोवा के पंचायत के विषय में आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है। बिहार से लेके अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनके नतीजे हमारे सामने आए हैं और किसान का आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष एक भ्रम के माहौल को सृजित करने की कोशिश कर रही है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। इस भ्रम को लोकतंत्र में हमेशा ही लोकतांत्रिक तरीके से अपने पक्ष को रख करके वैज्ञानिक रूप से तोड़ना चाहिए और इसीलिए हम चुनावों की कुछ आंकलन करेंगे और जो भ्रम की स्थिति कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी इत्यादि उत्पन्न कर रहे हैं उसका खंडन करेंगे। गोवा में अभी जो नतीजे आए हैं 48 सीट्स पर जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें हम लगभग 27 सीट पे अब जीत चुके हैं और 31 सीट की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरह से अपने आप हम गोवा में अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं। वही कांग्रेस पार्टी अब जब मैं आया था नतीजों के साथ मात्र 3 सीट पर थी, आगे चल रही थी 3 सीट पर। जहां हम 27 पर पहुंचे हैं वहां कांग्रेस मात्र 3 पर है और आम आदमी पार्टी ने भी ये सारे पंचायत के चुनाव गोवा में वो लड़ी थी। अभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सब इसी सड़क के उस पार बैठे हुए हैं, नतीजे जान नहीं पा रहे होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, वहाँ आप सभी सीटों पर लड़े थे और अभी जब मैं आया तो 0 पे आम आदमी पार्टी बढ़त बनाई हुई थी, अर्थात 0 पर थी। तो ये गोवा के जिला पंचायत के नतीजे हैं। कल रात को आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने ट्वीट करके, अमित जी ने बाइट देकर हमें बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC 2020 के जो चुनाव है उस संदर्भ में हमें ज्ञान दिलाया और हमें कहा उन्होंने कि क्या नतीजे BTC के रहे हैं। BTC 2020 में भारतीय जनता पार्टी जहां पहले मात्र 1 सीट पर थी अब 9 सीटों पर है और कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट पर है। हमारी सहयोगी दल UPPL 12 सीटों पर है और हमारी ही सहयोगी दल जनशक्ति पार्टी GSP 1 सीट पर है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो 40 सीटों का समूह BTC का है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस पार्टनर है वह अपनी काउंसिल बना रही है। हम BTC का काउंसिल भी 2020 में बना रहे हैं और 1 सीट से 9 सीट में आकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा छलांग असम में लगाया है और उसके लिए असम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल साहब, असम के ही हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी को खुद हमारे बड़े नेताओं ने धन्यवाद कहा है, उनका आभार व्यक्त किया है। बंधुगण, राजस्थान में भी हमने ग्रामीण क्षेत्र के चुनावों को कुछ दिनों पहले देखा था। चूंकि उस विषय में ऑलरेडी प्रेस वार्ता हो चुका है इसलिए अधिक नहीं कहना है, किंतु सिर्फ आपके स्मृति पटल को एक बार पुनः इन आंकड़ों से सुसज्जित करने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी 4,371 सीट्स में से 1919 सीट जीती है, जबकि कांग्रेस पार्टी मात्र 1852 सीट्स जीती है। वहीं जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी 606 सीट में 353 सीट्स जीती है। जिला प्रमुख जो बनाया जाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी 21 में से 21 जिला प्रमुख बना रही है और ब्लॉक पंचायत में भारतीय जनता पार्टी 222 में से 93 सीट्स जीती है। आप अगर राजस्थान का इतिहास देखेंगे, समानतः आपको देखने को मिलेगा कि प्रायः जो पार्टी सरकार में होती है राजस्थान में, जिला और पंचायत स्तर के चुनावों में जीत उसी का होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जीत उसी की होती है। किंतु अपने आप में ये ट्रेडिशन से अलग हटते हुए कांग्रेस की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी इन तमाम ग्रामीण चुनावों में कांग्रेस से वोट प्रतिशत और सीट अधिक लेकर आती है,
ये अपने आप में कुछ कहता है। बंधुगण, चाहे वो ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन हो, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन हमने देखा था, जिसमें दुब्बक के चुनाव के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा छलांग लगाया, या चाहे अरुणाचल प्रदेश लोकल बॉडी इलेक्शन हो। 22 तारीख को, आने वाले 22 तारीख को, 22 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश लोकल बॉडी इलेक्शन है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष और आनंद हो रहा है कि जो जिला परिषद मेंबर्स हैं, 240 पोस्ट हैं, उसमें 96 पोस्ट हम अनअपोज्ड ऑलरेडी जीत चुके हैं। 96 आउट ऑफ 240, कॉन्टेस्ट ही नहीं हो रहा है, कांग्रेस वहां है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार ग्राम पंचायत मेंबर जीपीएम की जो चुनाव अरुणाचल प्रदेश में होने वाली है, उसमें से 5410 सीट, 8290 सीटों में हम ऑलरेडी जीत चुके हैं बिना कॉन्टेस्ट के। और जो 20 सीटें कॉरपोरेटर्स की होती हैं ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें अनअपोज्ड 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। तो एक तरह से बहुमत अनअपोज्ड ही हम हासिल कर चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में। लक्षद्वीप ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के भी जो 2020 के रिजल्ट रहे, उसमें 15 सीटों के साथ, 26 सीट है, 15 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे रही। आपको लग रहा होगा इतनी सारे मैंने सीटों को यहाँ क्यों गिनवाया, इतने राज्यों को हम क्यों यहाँ पर परिलक्षित कर रहे हैं, आपका भ्रमण इतने राज्यों के चुनावी नतीजों में क्यों करवा रहे हैं। बंधुगण, मुख्यतः विषय यह है कि हर कोई जानता है कि गांव, गरीब, किसान और मजदूर ये इस देश का रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है इस देश का। The spine of this country is formed by the poor of this country. The spine of this country is formed by the farmers of this country. And when we speak about these results, जब हम इन परिणामों के बारे में बात करते हैं, ये परिणाम संभव नहीं है यदि किसान हमारे साथ नहीं है। बिहार में यदि मोदी जी की जीत हुई, अगर हैदराबाद में मोदी जी की जीत हुई, गोवा में अभी मोदी जी जीते हैं, अगर ग्रामीण राजस्थान में मोदी जी की जीत हुई, लक्षद्वीप, लेह लद्दाख में मोदी जी की जीत हुई, मणिपुर से लेकर कच्छ तक 12 राज्यों में जहां हमने बाइपोल लड़ा वहां मोदी जी की जीत हुई, तो वो इस कारण से हुई क्योंकि किसान आज हमारे साथ खड़ा है, गरीब और मजदूर हमारे साथ खड़ा है। बंधुगण, 4 मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को और खास करके हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी, विशेषतः कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये 4 मुद्दे कौन से थे? कोरोना का मुद्दा। राहुल गांधी कहते थे मैंने तो बहुत पहले बता दिया था, फिर भी कोरोना का मैनेजमेंट नहीं हो पाया। कोरोना के मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश की गई। एक वैश्विक आर्थिक संकट पूरे विश्व पे कोरोना के कारण रहा, भारत को भी उसी वैश्विक संकट, जो आर्थिक संकट था, उसको लेकर मोदी जी को घेरने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इत्यादि ने किया। प्रवासी मजदूरों को लेकर जिस प्रकार से हमें घेरने की कोशिश की गई, बिहार में एक मुख्य मुद्दा प्रवासी मजदूरों के पलायन और उनके सहूलियतों को लेकर बनाया गया। और अब कृषि सुधार बिलों को लेकर एक भ्रमजाल बनाने की कोशिश ये जो कांग्रेस है और ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कर रही हैं। मगर आज मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा, और ये देश के लिए बहुत ही सुखद समाचार है कि इन 4 विषयों को लेकर जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, परिश्रमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना अथक परिश्रम किया है, जो कोरोना को लेकर भ्रम फैलाया गया और मोदी जी ने जो कोविड मैनेजमेंट किया, ये कोविड मैनेजमेंट की जीत हुई। और कोरोना को लेकर जो भ्रम राहुल गांधी जी ने फैलाया था, विपक्षियों ने फैलाया था, वो टूटा है। ये नतीजे चुनाव के कहते हैं। आर्थिक संकट पर आत्मनिर्भर भारत की जीत हुई। बिहार की जनता हो चाहे अन्य राज्यों की जनता हो, 12 राज्यों की जनता ने आत्मनिर्भर बनना है, यह मंत्र मोदी जी से सीखा और इसकी जीत हुई है। ठीक उसी प्रकार प्रवासी मजदूरों को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा था, उसमें भी 80 करोड़ गरीबों तक 8 महीनों तक लगातार अनाज पहुंचाने का काम, और जिस प्रकार ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से गरीबों को गांव में, मजदूरों को गांव में, प्रवासी मजदूरों को अपने ही घर के निकट काम देने का काम मोदी जी ने किया, उसकी जीत इन चुनाव के नतीजों में गूंजते हैं। और ये जो कृषि सुधार बिल आए हैं,
जो कानून अब ये कृषि सुधार बिल कानून में परिणत हुए हैं, जब से ये नोटिफाई हुए हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं, आप देखेंगे उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यह चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि गांव, गरीब और किसान मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि मोदी जी गांव, गरीब और किसान के सच्चे साथी हैं। राहुल गांधी जी किसानों को लेकर भ्रम फैलाने के लिए बार बार ट्वीट कर रहे हैं, झूठी बातें बता रहे हैं। राहुल जी कितना समझते हैं किसानी को? हाँ, माना उनके जीजा जी किसान हैं, मगर वो कितना समझते हैं किसानी को? ये अंदर की बात है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। जब उनसे पहली बार बताया गया कि रबी का खरीफ का क्रॉप हो गया है, रबी आने वाला है, तो जानते हैं वो क्या समझते हैं? वो रबी और खरीफ को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझते हैं। उन्हें तो ये पता भी नहीं कि ये फसलों का नाम है। रबी और खरीफ फसलों का नाम है, ये राहुल गांधी नहीं जानते हैं। जिनको इसकी समझ नहीं है वो किसानों को बरगलाने चले हैं, वो अन्नदाता को बरगलाएंगे, संभव नहीं होगा। किसानों की लड़ाई अब किसानों की लड़ाई मात्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल ये लड़ाई आप देखिएगा राजनीतिक गुटों के बीच की लड़ाई हो गई। आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट वॉर को देखिए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्सी पर कौन बैठेगा? किसी भी कीमत पर, बिना मेहनत किए, बिना रिफॉर्म किए, बिना परफॉर्म किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे सत्ता मिल जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले ढोंगी हैं, अरविंद केजरीवाल ढोंगी है। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा बदमाश है। ये आपस किसानों की बात भूल चुके हैं। कोई मतलब नहीं है किसानों से, ये आपस में सत्ता की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अरविंद जी, गोवा के नतीजे अभी आए हैं, आप भूख हड़ताल में हैं, कृपया करके नतीजे देख लीजिए। वहाँ जीरो है, यहाँ हीरो बनने की आप कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद जी, हमें ये पता है ये जो हंगर स्ट्राइक आप कर रहे हैं ये नींबू पानी से मिटने वाला नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हंगर स्ट्राइक नींबू पानी से मिटने वाला हंगर स्ट्राइक नहीं है। ये सत्ता की भूख है, ये कुर्सी से ही मिटती है। तो ये लड़ाई आपस की पॉलिटिकल लड़ाई है, ये कोई किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो वही अरविंद केजरीवाल जी हैं और यही आम आदमी पार्टी है ना, जिसने जब पंजाब में चुनाव हुआ था तो अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि अगर पंजाब में हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम बिचौलियों को हटा देंगे और हम एपीएमसी के जो कानून हैं उसको रिफॉर्म करेंगे। एपीएमसी रिफॉर्म करेंगे कहने वाले आप ही की मैनिफेस्टो थी, और आज आप भूख हड़ताल पे बैठ गए। और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो वही अरविंद केजरीवाल जी है ना जिसके कलम से और जिसके कहने के बाद ये फार्म बिल नोटिफाई किया गया 23 नवंबर, इसी वर्ष 23 नवंबर को। ये फार्म बिल नोटिफाई करके, फार्म बिल को यहां कानून बना के दिल्ली में फिर जाके भूख हड़ताल में बैठना, वो ठीक उसी प्रकार है जैसे ये कांग्रेस वाले, याद है ना, छोले भटूरे खा के जाके भूख हड़ताल में बैठे थे, वो पकड़ में आ गए थे। पहले जाके छोले भटूरे खाए थे, फिर जाके भूख हड़ताल में बैठ गए थे। ठीक उसी प्रकार बिल को पहले नोटिफाई कर दिया है, नोटिफाई करने के बाद, मैनिफेस्टो में डालने के बाद कि हम ये सब परिवर्तन करेंगे, अब जाके भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है ये किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं? कदाचित नहीं। ये सब अपनी अपनी भलाई के लिए अपनी डफली, अपना राग अलापने में लगे हुए हैं। अगर किसानों की भलाई इस देश में वास्तविक रूप से कोई चाहता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसी कारण से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं। और जो चुनावी नतीजे देश के कोने कोने में आ रहे हैं वो इसी बात की तरफ इंगित करती है, इशारा करती है कि इन डेमोक्रेसी दे हु परफॉर्म फॉर पीपल आर द वंस हु विन। जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो लोगों के साथ खड़े होते हैं, वही जीतते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। सेकेंड देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीट लेके जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी और जो हमारे वहाँ के मुख्य नेता हैं, उन्होंने बार बार इसका ऐलान किया है। पूरे विश्वास के साथ आज हम कह सकते हैं कि जो दिवंगत आत्माएं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थे, 130 कार्यकर्ता मारे गए, कल भी सैकत बवाल मारा गया है,
हम शपथ लेते हैं कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक लोकतंत्र की जीत, भाजपा माने लोकतंत्र बंगाल में, जब तक लोकतंत्र की जीत बंगाल में नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठेगा। हम परिश्रम करेंगे, आप हम पर गोली चलाओ, पत्थर बरसाओ, किंतु हम शांतिप्रिय तरीके से चुनाव लड़कर 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। देखिए, जहाँ तक किसान आंदोलन और किसानों की सरकार के साथ बातचीत का सवाल है, पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उस बातचीत के प्रोसेस में हम शामिल नहीं हैं। जो बातचीत हो रही है उसको लेकर माननीय तोमर साहब जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो खुद आप लोगों को ब्रीफ करते हैं। मगर एक रवैया जो हमारी पार्टी की सरकार में केंद्र में देखने को मिला है कि अन्नदाता जो हमारा भगवान है उसको लेकर हमारी पार्टी धीर स्थिर गंभीर है। अर्थात हम बिल्कुल पेशेंस के साथ, धीरज के साथ, गंभीरता के साथ इन विषयों से डील कर रहे हैं और हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे अन्नदाता हमेशा खुश रहें, इसलिए बातचीत चल रही है। देखिए, यही लोकतंत्र की सुंदरता है। यदि भ्रम की स्थिति ऑपोजिशन पार्टीज अपने सत्ता लोलुपता में करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका ये दायित्व है, उसको यही करना चाहिए, लोगों को समझाना, सत्य को जनपद तक ले जाना, सत्य को चौपाल तक ले जाना, सत्य को किसान के देवड़ी तक ले जाना। और भारतीय जनता पार्टी सदैव इसी प्रकार का कार्य करती है। दीनदयाल जी के समय से लेकर नरेंद्र मोदी जी के समय तक घर घर तक सत्य को पहुंचाना, प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा इन सत्यों को लेकर जनता और किसानों तक जाएगा। यस मैडम। देखिए, बहुत दुखद लगता है। ये पहली बार नहीं है जब ये कम्युनिस्ट हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, इस प्रकार से दूसरे आंदोलनों को हाईजैक करने का प्रयास करते हैं। और आज मीडिया का ज़माना है। ये जो फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी की है, चतुर्थ स्तंभ डेमोक्रेसी का है, वो मेरे सामने खड़ी है, कैमरे लगे हुए हैं। आपके ही चैनल्स में जब सत्य दिखाया जाता है वो हमें बहुत द्रवित करती है। जिस प्रकार का भाषा मोदी जी के लिए मैंने सुना, अभी कुछ महिलाएं गा रही थी, मुझे लगता है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी जी के लिए, चाहे अमेरिका में ही हो, कुछ लोगों ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए किया, वह भी बहुत ही विचलित करने वाली भाषा है। देखिए, हम किसानों का सम्मान करते हैं, मैंने बार बार कहा वो अन्नदाता है, किंतु अगर कुछ लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या हमारे देश के लिए करते हैं तो ये उचित नहीं है। देखिए, ये जनता देख रही है, मैं इस पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और कौन घुसा है, कौन हाईजैक कर रहा है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार इस पूरे मसले को कुछ राजनीतिक पार्टी अपने राजनीति के लिए प्रयोग कर रही है, ये जनता जनार्दन है। और ये टीवी है, टीवी में आज सब कुछ दिखता है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है हम अगर ना भी कहें तो जनता बहुत बुद्धिमान है, एक एक शब्द को बड़े गौर से वो सुन रही है और जान रही है, और वो कौन लोग हैं यह भी जानती है। राहुल जी और अरविंद केजरीवाल जी पूरी कोशिश में हैं, किंतु जनता जनार्दन सब जानती है। और आपको मैंने चुनावों के नतीजे कहे, सब जानती है, तभी तो ये चुनावों के नतीजे हैं।
See, as far as Congress establishing a tent in Sambhu border is concerned, उनका तो टेंट कब का उड़ चुका है कांग्रेस का। टेंट ही नहीं है तो टेंट लगाया है कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अध्यक्ष नहीं अपना चुन पा रहे हैं। ये जगह जगह टेंट लगा के दूसरे के आंदोलन को अपना आंदोलन बनाने से कांग्रेस पार्टी कोई उभर जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आज कांग्रेस पार्टी को आज किसान भी जानता है। मैं सुबह से देख रहा हूँ जितने बड़े कांग्रेस लीडर्स वहाँ से किसानों को आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आओ हमारा टेंट है, आओ हमारा भोजन है, उतना ही दूर किसान उनके टेंट और उनके भोजन से भाग रहा है। वो कहते हैं हम तो कांग्रेस के पास ही नहीं जाएंगे। आपने देखा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, आज वो क्या कह रहे हैं? आज वो कह रहे हैं ये कांग्रेस आई नहीं है, ये कांग्रेस पी है, कांग्रेस पनौती। कांग्रेस जिसको छुएगी वो खत्म हो जाएगी। तो ये किसान भी समझ रहे हैं। ये पॉलिटिकल, थोड़े दिन पहले आप याद करिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रो रो के क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि काश मैंने कांग्रेस का स्पर्श नहीं किया होता तो आज मेरे अच्छे दिन होते, मैंने कांग्रेस का स्पर्श कर दिया तो अब क्या हो गया है। तो कांग्रेस की चिंता ना करें, उनका कोई टेंट नहीं है। वो कितनी भी टेंट लगाने की कोशिश करें कुछ नहीं होने वाला है। मेरा तो सुझाव है कांग्रेस से, ये टेंट लगाना बंद करिए, अपना अध्यक्ष ढूंढिए भविष्य के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का विषय है, पूरा विषय इमरजेंसी का सुप्रीम कोर्ट में गया है, सर्वोच्च न्यायालय है। वी ऑल हैव फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट। लेट्स वेट फॉर व्हाट द सुप्रीम कोर्ट स्पीक्स ऑन दिस इशू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। लोकतंत्र का एक प्रणाली होता है, उसी प्रणाली के सहारे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। हम कभी भी फासिस्ट पावर्स जो बंगाल में कर रही है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आप बताइए, मैं एक सवाल आपके ऊपर छोड़ के आज जा रहा हूँ। जिस प्रकार का व्यवहार पत्थरबाजी करके आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ जो व्यवहार किया गया, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, इस कारण आज नड्डा जी सुरक्षित है। वरना विश्व के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के साथ इस प्रकार का व्यवहार, अगर यही व्यवहार, ईश्वर ना करे ऐसा कभी हो, अगर यही व्यवहार किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष या अध्यक्षा के साथ हुआ होता तो आज वो न्यूयॉर्क जर्नल क्या है, वाशिंगटन पोस्ट क्या है, ये सारे ऐसे रो रहे होते जैसे कि भारत से लोकतंत्र ही समाप्त हो गया। ये सारे आज रो रहे होते। अब सब चुप हैं, क्यों? मैं पूछ रहा हूं ये सिलेक्टिविज्म क्यों है? देखिए, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और जैसे कि मैंने कहा 130 कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए हैं, वो 31 हो गया है, कल एक और कार्यकर्ता मारा गया है। 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने खुद अपने हाथों से किया है। क्या ये तरीका होता है लोकतंत्र में? आप याद करिए किस प्रकार से पंचायत के चुनाव के समय 2018 में एक दिन में 31 मौतें हुई थी, लोग जाके नॉमिनेशन तक भर नहीं पाए थे। कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था और कहा गया था कि आप वर्चुअली नॉमिनेशन भर दीजिए क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये किस प्रकार का न्याय है? ये क्या लोकतंत्र है बंगाल में आज? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।